देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद हाजिर हूं इस बार आप लोगों के साथ हमारे देवभूमि मिरर न्यूज चैनल के स्टूडियो में। और दर्शकों, इस स्टूडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और सीरीज का नाम है द लीजेंड। यानी कि आप सभी प्रबुद्ध दर्शक समझ चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम एक विशेष व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहे हैं और उन्होंने किस तरह से इन ऊंचाइयों को छुआ है अपनी फील्ड में। अलग अलग फील्ड के व्यक्तियों से, व्यक्तित्वों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तो दोस्तों, द लीजेंड हमारी जो सीरीज है, इसमें आप सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत। और मैं स्वागत ही करता हूं साथ ही हमारी पहली गेस्ट अंजू बत्ता मैडम। दर्शकों, छोटी सी बात मैं आपको बताता चलता हूं, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी तो बातें हम मैडम से करेंगे ही आगे चलकर। मैडम इस समय प्रेजेंट में हमीरपुर का जो डिग्री कॉलेज है, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और वहां की ये प्रिंसिपल है। तो आइए इनके स्वागत के साथ। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम, पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, देवभूमि मिरर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू बत्ता सहगल, आजकल प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर की, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर कहा जाता है। और इस पद पर मैं अगस्त 2019 से कार्यरत हूँ। प्रेजेंटली मैं इसी पोस्ट पर काम कर रही हूँ। अच्छा मैडम, ये तो वो आपका परिचय है। अब मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सा याद करिए कि पहली बार आपके दिमाग में ऐसा विचार क्यों आया कि आपको इसी लाइन में जाना है? अगर मैं अपने बचपन से चलूँ तो एज अ चाइल्ड मैं शुरू से बहुत कैरियर कॉन्शियस रही हूँ। और जहाँ भी मैंने पढ़ाई की, चाहे वो प्राइमरी थी, मिडिल थी, मैट्रिक थी, कॉलेज था, एमएससी थी, डॉक्टरेट थी, सभी में मैंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल के साथ अपना पढ़ाई की है। मेरे डैड मुझे वैसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु हमारे समय में कुछ कोचिंग वगैरह का अभाव था, तो ऐसी कोई गाइडेंस मेरे पास नहीं थी जिससे कि मैं मेडिकल का एंट्रेंस पास कर पाती। सोलन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो उसके बाद जब मैं एमएससी में भी मुझे गोल्ड मेडल मिला, तो मेरा तब उस समय रुझान ऐसा बना कि क्यों ना मैं टीचिंग में जाऊं, अपने आप को एक सफल प्रोफेसर प्रूव करूं और बच्चों को, आने वाले बच्चों का इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट में क्रिएट करूं और उनका कैरियर बनाने में, उन्हें दिशा निर्देश देने में सहयोग करूं। इसलिए मैं इस प्रोफेशन में आ गई। एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा है मैडम, आपकी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, और जो आपके इस कैरियर का पहला दिन था, उस अनुभव को हम दर्शकों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। नवंबर 1989 में मैंने रेगुलर प्रोफेसर ऑफ बॉटनी गवर्नमेंट कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज हुआ करता था उस समय, बॉयज़ कॉलेज संजौली में ज्वाइन किया था। और प्रिंसिपल रहेजा हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। और उस समय क्योंकि ये बिल्कुल बॉयज़ का ही, सिर्फ लड़कों का ही कॉलेज था, और मैं एक बिल्कुल यंग गर्ल, हार्डली 21-22 ईयर्स की मेरी एज थी, जब उस महाविद्यालय में पहुंची तो कुछ विद्यार्थी मुझे देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो बॉयज़ कॉलेज है और इसमें लड़कियां क्यों आ रही हैं। तो एक दो ने, जब मैंने उस परिसर में कदम रखा, तो एक दो ने आपस में खुसफुसाहट भी की कि ये लड़कियां क्यों आई हैं। और वो मेरे लिए एक चैलेंज भी था कि अपने हम उम्र बच्चों को पढ़ाना, वो भी सिर्फ बॉयज़ को। और उस समय थोड़े, अब फिर भी बच्चे रूसा की वजह से फोकस्ड भी हैं, उस समय थोड़े फोकस भी कम हुआ करते थे। परंतु मैंने उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उस महाविद्यालय में सर्विस दी और
क्योंकि मैं नवंबर में ज्वाइन की थी, उस समय में वहाँ पर 4-5 बॉटनी के अध्यापक ऑलरेडी थे जो अपना अपना क्लासेस पढ़ा रहे थे। तो मुझे इमीडिएटली जाते कोई क्लासेस नहीं दी गई, तो मेरे लिए ये एक तरह का दिमागी टॉर्चर सा था कि मुझे क्लास पढ़ानी है, मुझे क्लास क्यों नहीं मिल रही। तो मैं रोज़ाना अपने प्रिंसिपल के पास पहुँच जाया करती थी कि मुझे क्लासेस दो, तो वो प्रोफेसर साहिबान को बोल देते थे कि आप इनको क्लासेस दो। परंतु मुझे नहीं पता था कि संजौली कॉलेज तो विंटर क्लोजिंग कॉलेज है और दिसंबर में सारे सिलेबस ख़त्म हो जाने वाले हैं। उन्हें लगता था कि हमारा तो सिलेबस ख़त्म होने वाला है, इसको क्लास क्या दी जाए। परंतु मेरे में इतनी इच्छा शक्ति थी पढ़ाने की कि मैंने साइकोलॉजी के प्रोफेसर से ही उनके वो वाले टॉपिक्स ले लिए जो बायो से रिलेटेड थे, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ आई था, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन था, ह्यूमन साइकोलॉजी थी। ऑल्दो आई वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिए और अपना वहाँ पर कैरियर शुरू किया। हाँ, और मैडम उस समय जब आपने ज्वाइन किया था इस प्रोफेशन में फर्स्ट टाइम, तो उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? करीब 22 साल, 22 ईयर्स की मेरी एज थी और मैं उसमें रिटन एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू में भी अपने सब्जेक्ट में टॉप की थी और मुझे टॉपर के सीनियरिटी के साथ ही ज्वाइनिंग मिली थी गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मैडम कोई ऐसी विशेष बातचीत ज्वाइन करने तक, बचपन से लेके ज्वाइन करने तक आपको कुछ ऐसा लगा कि आपने कुछ स्ट्रगल किया हो? अगर स्ट्रगल किया है तो प्लीज़ वो शेयर करें। मैं तो कहूँगी मेरी पूरी ही लाइफ 22 साल तक ही बहुत स्ट्रगलसम रही, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई, बचपन की पढ़ाई शायद जो लोगों ने देखी भी नहीं होगी उस गांव से शुरू की है, जो कि चंबा से भी 10-15 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी हुआ करता था। सरोल में, सरोल जगह है विलेज, जहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली है। और प्राइमरी में वो सरकारी स्कूल उस समय के, जिसको हम टाट पट्टी बोलते हैं, वो स्कूल हुआ करते थे। हम अपनी टाट यानी कि बोरी खुद ले जा करके बैठते थे और अपनी वो तख्ती हम खुद लिखा करते थे। मेरे और मेरे वालिद उस समय वहाँ पर एक शीप ब्रीडिंग फार्म के मैनेजर हुआ करते थे सरोल में। और प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से लेने के बाद, जो कि अपने आप में एक स्ट्रगल थी, करीब 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पगडंडियों से स्कूल और खेतों से होते हुए हम उस स्कूल तक पहुँचा करते थे। और वहाँ स्कूल भी बिल्कुल बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ के साथ चलता था, जो कि शायद आजकल आम बच्चे इमेजिन भी नहीं कर सकते जिस हालात में हमने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली। और उसके बाद मैं 6th में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हमीरपुर आ गई। मेरे फादर की ट्रांसफ़र यहाँ हो गई थी, तो हम हमीरपुर में मैंने 6th से ली। पर यहाँ आकर के मेरे लास्ट स्ट्रगल और इस तरह से बढ़ गया, क्योंकि 7th में हार्डली मैं हुई थी तो मेरे मदर एक्सपायर हो गए, तो मैंने चाइल्डहुड बहुत स्ट्रगल में काटा। ओह, वेरी सैड, वेरी सैड। वो देखिए, माँ के देहांत के बाद कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि घर की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। और मैं आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड घर में, और मेरे फादर और हम 4 बच्चे आपस में ही ज़िंदगी को चला रहे थे। तो कोई ऐसी गाइडेंस भी पढ़ाई के को लेकर के नहीं थी, परंतु एक लगन थी कि कुछ करना है। और हमेशा फर्स्ट आती रही हूँ,
तो मन में एक था कि कहीं मैं अपनी पोजीशन लूज़ ना कर दूं। वो एक एहसास मुझे हमेशा प्रेरित करता था कि नहीं, मुझे करना है, मुझे पढ़ना है और मुझे हमेशा फर्स्ट आना है और कैरियर बनाना है। तो 9th तक मैंने गर्ल्स स्कूल हमीरपुर से किया है। उसके बाद मेरे फादर ट्रांसफ़र पालमपुर हो गए, तो मैंने 10th मैट्रिक जो है सेंट पॉल्स हाई स्कूल पालमपुर से की थी। और उसके बाद क्योंकि पालमपुर में कोई भी उस समय कॉलेज नहीं था गवर्नमेंट का जहाँ पे साइंस पढ़ी जा सके, इसलिए मेरे डैड ने ये डिसीज़न लिया कि आप लोग सोलन कॉलेज में जाकर शिफ्ट हो जाओ और अपनी ग्रेजुएशन साइंस के साथ वहाँ से करो। और सोलन शिफ्ट होना मतलब एक मकान 2 कमरे का हम बच्चों ने ही किराए पे लिया। हम लोग बच्चे ही उसमें रहा करते थे, जिसमें हमें सब कुछ खुद मैनेज करना है और एक सिंगल सैलरी के साथ 4 बच्चों को पढ़ाना, वो अपने आप में बेयर मिनिमम पे हमने अपनी ग्रेजुएशन, बहुत बड़ी बात होती है मैडम, बेयर मिनिमम में, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस समय शायद हम लोग इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि प्रॉपर हम अपने घर में 3 टाइम की मील्स भी प्रॉपर लें, क्योंकि हम 4 लोग ऐसे थे जो पढ़ रहे थे और सिंगल अर्निंग मेरे फादर थे और हम सोलन में 2 कमरे का एक क्वार्टर किराए पे लेकर के वहाँ से ग्रेजुएशन मैंने की है, मेरी सिस्टर ने की है और ब्रदर्स मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस समय दोनों। अभी जैसे आप अपने बारे में बता रहे थे, मैंने एक चीज़ बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की कि अपने बारे में बताते हुए आपने अपना स्ट्रगल पीरियड बताया, तो उस स्ट्रगल पीरियड की बात करते हुए आपकी मुस्कुराहट के साथ आंखें नम हो गई थी। और मुस्कुराहट के साथ आंखों में नमी होना, आपने स्ट्रगल, आपके किए हुए स्ट्रगल को अपने आप बयान कर रहा है। इसमें शायद कहीं ना कहीं शब्द गौण हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। खैर मैडम, बात आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मैडम कि जिस समय आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद कभी ऐसी स्थिति आई होगी कि कहीं ट्रांसफ़र हो गया और आपको कोई ट्रांसफ़र के साथ कोई प्रॉब्लम आई हो? हाँ जी, बहुत बार ऐसा है कि सरकारी नौकरियों में ट्रांसफ़र तो एक अनएविटेबल इवेंट है और ये होती ही रहती है। तो मैं वहाँ से संजौली कॉलेज से हमीरपुर 92 में मैं हमीरपुर कॉलेज में आई। हमीरपुर कॉलेज में भी मैंने काफ़ी साल यहाँ पर बॉटनी के प्रोफेसर के तौर पे अपनी सेवाएं दी और 2008 में मैं यहाँ से ढलियारा ट्रांसफ़र कर दी गई और बॉटनी के एक और प्रोफेसर मेरे स्थान पर आए। तो उस दौरान भी 3 महीने काफ़ी स्ट्रगल्स हम रहे, क्योंकि 3 महीने तक मुझे कुछ एडजस्टमेंट नहीं मिल पाया। और उस समय में एक लॉ आया था सरकारी महकमे में, एजुकेशन में ख़ास तौर से, कि अगर आप अंडर ट्रांसफ़र हैं तो आप किसी भी तरह की लीव नहीं ले सकते, यू विल बी विदाउट पे एंड दैट्स ऑल। तो मैंने 3 महीने उस कष्ट में भी काटे कि मैं अच्छी अपने अध्यापक होते हुए भी अच्छी सेवाएं देने के बावजूद, क्योंकि अब सरकारी सेवाओं में ट्रांसफ़र एक आने वाला ही इवेंट है, कभी ना कभी ट्रांसफ़र होती ही होती है। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज ढलियारा ट्रांसफ़र हुई, पर काफ़ी, क्योंकि मेरे बच्चे उस समय छोटे थे 2008 में, तो मैं चाहती थी कि चलो कुछ ऐसा मुझे स्टेशन मिले ताकि मैं शाम के समय घर पहुंच जाऊं। तो मैंने एडजस्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज भोरंज में लिया और गवर्नमेंट कॉलेज भोरंज में मैंने 2 साल 2008 से 2010 तक वहाँ पर बॉटनी के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। और वो भी मेरे लिए एक स्ट्रगल का ही पीरियड था। मैं अकेली एक घुमावदार रास्तों में, जो कि पूरी तरह से डेवलप भी नहीं थे, अकेली ड्राइव करके वहाँ पहुँचती थी और शाम को अकेले गाड़ी लेकर के वापस अपने घर पहुँचती थी। बहुत बढ़िया मैडम। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, कहीं जैसे आपने बताया कि 22 साल की उम्र में अपना कैरियर शुरू किया, अध्यापन में चले गए, कभी आपको इस प्रोफेशन में बोरियत महसूस हुई क्या? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं पढ़ाना, बच्चों को गाइड करना, उनसे दिल से जुड़ना आज भी बहुत एंजॉय करती हूँ। अगर आप मुझे दिल से पूछें तो मैं एज प्रोफेसर बहुत खुश थी और बहुत अच्छा मैं अपने प्रोफेशन में योगदान भी दे रही थी। मेरे स्टूडेंट्स भी आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं। अगर मैं जब अमेरिका भी कई बार अपनी पेपर प्रेजेंटेशंस को लेकर के गई हूँ तो मुझे वहाँ भी मेरे स्टूडेंट्स कंटेक्ट किया करते थे
थे और एक दूसरे को मैसेज किया करते थे कि मैडम सहगल इज़ इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा, whosoever is interested must come and join us and meet her। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मैडिसन यूएसए में भी अपना पेपर प्रेजेंटेशन किया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर कनाडा में भी मैंने अपना पेपर प्रेजेंटेशन किया। ऑलमोस्ट अमेरिका की भी 10-12 स्टेट्स में घूम चुकी हूँ और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ स्टैनफोर्ड से लेकर के और हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स सब मैंने विज़िट की हैं और मेरा रुझान रहा है रिसर्च में भी। जो डॉक्टरेट डिग्री मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने टीचिंग कैरियर के साथ साथ स्टडी लीव लेकर 11 महीने की स्टडी लीव लेकर के मैंने अपनी डॉक्टरेट भी हासिल की। मैडम बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, लेकिन मैडम मैं आपसे अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस समय आपने एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया था तो उस दिन आपको क्या क्या लगा था? क्योंकि एक प्रोफेसर से प्रिंसिपल प्रमोट होना एक मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का लम्हा था कि क्योंकि अराउंड 27-28 ईयर्स के टीचिंग के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज सुजानपुर में एज प्रिंसिपल ज्वाइन की, परंतु वहाँ भी कुछ स्ट्रगल मेरी ज्वाइनिंग के टाइम में रही। कुछ ऐसा हादसा रहा कि शायद 2 ऑर्डर्स हो गए वहाँ के लिए और मुझे थोड़ा समय स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ पर अपनी पोजीशन को बनाने के लिए। और शायद गवर्नमेंट कॉलेज सुजानपुर जिन्होंने पहले का देखा हो, वहाँ भी ये एक स्ट्रगल मेरे साथ संघर्ष ज़िंदगी में ही चला रहा, क्योंकि वो कॉलेज 2 बिल्डिंग्स में चलता था। एक जो सुजानपुर रोड में है आर्ट्स ब्लॉक और एक जो फोर्ट के पास है साइंस ब्लॉक, और वहाँ पर गाड़ी भी नहीं पहुँचती थी। काफ़ी दूर गाड़ी छोड़ने के बाद नाले से होकर के पैदल मुझे ऊपर ऑफिस जाना पड़ता था। और क्योंकि दोनों को कॉलेजेस को मॉनिटर करना है तो डेली का मेरा रूटीन था कि मुझे 2-2.5 घंटे नीचे के कॉलेज आना है, फिर 2-2.5 घंटे के बाद वापस ऊपर के कॉलेज में जाना है और मॉनिटरिंग दोनों ही कॉलेज में इक्वल करनी है। तो मैंने वहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उस महाविद्यालय के विकास में भी जो नई बिल्डिंग है उसको मैंने ही तैयार करवा करके हैंड ओवर करवाया, उसको पूरा फर्निश करवाया, पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करवाया, उसमें पूरा फर्नीचर डलवाया, इवन ट्रांसफार्मर्स वगैरह तक लगवाए। जितनी भी वहाँ पर उस महाविद्यालय में कमियाँ थी उनको सभी अपनी टीम के साथ चलते हुए उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया। अच्छा मैडम, एक बड़ा आपको शायद अजीब भी लगे एक सवाल करना चाह रहा हूं। सवाल ऐसा है कि आपके पूरे कैरियर का आज तक का कोई दुखद क्षण कौन सा रहा होगा, प्लीज शेयर करें। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा दुखद तो नहीं बोलूँगी, पर ये इत्तेफाक कह लीजिए कि मैं जब ज्वाइन सुजानपुर में की वो भी मेरे लिए थोड़ा सा दुखद इसलिए हो गया क्योंकि 2 लोगों की पोस्टिंग हो गई, वो 10 दिन तक मैटर सॉल्व नहीं हो पाया। हाँ, इसी तरह से मेरा दूसरी ज्वाइन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज भोरंज में किया। वहाँ भी शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही कि मेरी ज्वाइनिंग के बाद ऑर्डर कुछ कैंसिल से हुए, जो कि बाद में दोबारा फिर ठीक हो गया और वहाँ पर मैंने भी 1 साल प्रिंसिपल के तौर पर वहाँ पर भी कार्य किया। तो वो थोड़ा सा जो एंथुजियाज्म होता है वो थोड़ा कम हो जाता है जब आप ज्वाइनिंग के लिए कहीं जाते हैं और कुछ ऐसा सा वाक़या आपके साथ हो। पर ये क्योंकि सरकारी नौकरी है तो इसमें ऐसा वाक़या हो जाया करता है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा मैं नहीं समझती कोई ऐसी बात है कि मैं इसको ये मानूँ कि भाई नहीं ऐसा कोई बड़ा दुखद है। ऐसी कोई बड़ी दुखद वाली बात नहीं है। बाकी कैरियर में मुझे ऐसी कभी भी समस्याएं नहीं आई। संघर्ष तो देखिए हर एक पोस्ट में है, हर एक दिन है, हाँ दिन होता है, तो उसके साथ चलते हुए हम हर महाविद्यालय में अपना कार्य करते रहते हैं। अच्छा मैडम, इसके विपरीत आपके पूरे कैरियर का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट, सुखद क्षण बताइए। सुखद क्षण तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैंने गवर्नमेंट HP यूनिवर्सिटी में बॉटनी में MSc में गोल्ड मेडल लिया, उस समय भी मेरे लिए एक बहुत सुखद क्षण था। दूसरा, जब मैंने PhD का थीसिस सबमिट किया तो उस समय भी उन्होंने मेरा बेस्ट थीसिस ऑफ द ईयर के लिए मेरे थीसिस को नॉमिनेट किया, वो भी मेरे लिए एक बहुत सुखद क्षण था। और 2 बार मुझे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने
ट्रैवल ग्रांट मंजूर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, वो भी मेरे लिए लम्हा बहुत सुखद था और वो था मेरे कैरियर से रिलेटेड सुखद लम्हा। और अगर मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे अपनी लाइफ के बारे में सुखद लम्हा कहूँ तो मेरे दोनों बच्चों ने हमेशा टॉप करते हुए अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन अमेरिका में वो ले रहे हैं और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप के साथ ले रहे हैं। मुझे लगता है एज ए मदर मेरे लिए इससे बड़ा सुखद और इस सुखद लम्हा नहीं हो सकता। मेरा बेटा इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में डॉक्टरेट कर रहा है, ऋषभ सहगल। ही इज़ प्रेजेंटली डूइंग PhD यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन, और बेटी मेरी मास्टर्स कर रही है इन कंप्यूटर साइंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो। दोनों ही स्कॉलरशिप में हैं, तो मेरे लिए वो भी बड़ा सुखी का लम्हा है। और इसके साथ मेरे हस्बैंड भी एक देश सेवा ही कह लीजिए कि वो इस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर J&K के डायरेक्टर हैं, जो J&K आप समझ रहे हैं कि कितना ही सेंसिटिव एरिया है। और उन्होंने वहाँ पर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन भी देखा, कोविड भी देखा, पूरा साल वहाँ पर बच्चों के ना आने से कैसे सेशन चलाया जा सकता है वो भी उन्होंने स्ट्रगल किया। तो ये सब लम्हे मेरे लिए, पूरे परिवार की खुशी मेरे लिए सुखद लम्हा। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। एक प्रश्न और, अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं जाती तो आप क्या होती? तो शायद मैं अगर इस प्रोफेशन में ना जाती तो मैं शायद एक समाज सेविका होती। मेरा मन आज भी दिल करता है कि मैं किसी न किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ूं, और वो कौन सी हो जो कि बिल्कुल जेन्युइन भी हो और मेरा मैसेज, संदेश हर घर तक पहुंच भी जाए। बहुत मन होता है मेरा कि आज भी शायद हो सकता है रिटायरमेंट के बाद मैं इस बारे में सोचूं भी। तो मेरा, अगर मैं ये ना कर पाती, मैं टीचिंग प्रोफेशन में ना आती, तो डेफिनेटली मैं किसी न किसी समाज सेवा के कार्य से जुड़ती और अपने आप को एक्टिव रखती। बट मेरा क्वेश्चन मार्क वहीं रहता है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो रियली जेन्युइन हो और वो एक सच में ही नीडी के तक पहुंच पाऊँ और एक एक्चुअल सेंस में उसकी हेल्प हो पाए और जेन्युइन हेल्प हो पाए। वो एक मुझे बार बार जुड़ने से पहले मन में मेरा आत्म मंथन मैं करती हूँ कि किस दिशा में मुझे जाना है। तो शायद अगर मैं प्रोफेसर ना होती तो ऐसे किसी कार्य में जुड़ी होती। मैडम, आपकी बात से एक प्रश्न निकल के आ रहा है, मेरे दिमाग में आया। जैसे आपने समाज सेवा की बात की, तो एज ए प्रिंसिपल कहीं समाज सेवा के साथ एसोसिएट नहीं होंगे? मसलन जैसे कई बार क्या, तो कोई स्टूडेंट आ गया हो, कहीं आउट ऑफ द वे जाके भी उनका काम करना पड़ता हो, तो ऐसा कुछ करते हैं आप क्या? बहुत बार ऐसा हुआ है।
मुझे एक लम्हा याद आ रहा है, इसी महाविद्यालय हमीरपुर की मैं तब प्रोफेसर थी बॉटनी में। तो एक बच्ची रोती हुई प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर की कि मैं आज एडमिशन लेने आई थी, परंतु मैं दाखिला नहीं ले पा रही हूँ, और वो बोल भी नहीं पा रही थी, बुरी तरह से आंखें मल के रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या बात हुई, आप क्यों नहीं ले पा रहे हो? बोला मेरी फ्रेंड ने जब दाखिला लिया तो उसने करीब 1100 रुपये के करीब बताए थे कि एडमिशन फ़ीस लगती है, यहाँ जब आई तो अब मेरे से 1500 मांग रहे हैं, और ये कैसे हो गया? और मेरे फादर तो मजदूरी करते हैं और मैं शायद ये पैसा नहीं दे पाऊँगी, तो मेरा तो साल वेस्ट हो जाएगा। मेरे फादर ने मुझे कहा था या तो ये 1100 ले लो और आप दाखिला लो, वरना फिर आप घर चले आओ, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत। फिर मैंने ऑफिस में जाकर तहकीकात की कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि उसके कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे जिसमें प्रैक्टिकल फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो मेरे मन में एक ही चीज़ आई कि अगर इस बच्चे को इस समय खुश देखना है और इसकी पढ़ाई को चालू रखना है, तो मैंने उससे कहा जो आपको कमी है इस समय आप मुझसे ले लो और आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। और इस तरह करते हुए अभी भी हम प्रेजेंटली इस महाविद्यालय में हमने पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रस्ताव मैंने पास करवाया कि इस महाविद्यालय के करीब 10 गर्ल्स और 10 बॉयज़ को हम ऐसे जो गरीब हैं, जो अपनी फ़ीस नहीं दे सकते, उसको हम पीटीए की तरफ से उनकी फ़ीस फाइनेंस करेंगे। और अभी भी मेरे पास 3 एप्लीकेशंस पड़ी हैं और हम उन 3 को मनी, उनकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर रहे हैं। आपको देखकर कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी पर्सनालिटी है आप। एक दिमाग में एक और प्रश्न आ गया है मैडम, क्या जिस समय आप अपने स्टाफ से कोई गलती हो ही जाती है, मनुष्य है, गलती कर देते हैं, तो कितना कर डांटती हैं आप अपने स्टाफ को, या फिर स्टाफ जो आपका कहीं डरता है, या कैसा आपका सिस्टम है वो? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में बहुत प्यार से और हौसला अफजाई से काम करवाना होता है। सभी को मुझे अपने साथ कनेक्ट करना है, पूरी टीम को साथ लेकर के चलना है, वहाँ किसी से भी इलविल ना हो, ये एक पहली चीज़ होती है। अगर किसी से भी मुझे काम करवाना है तो सबसे पहली बात तो है मुझे उसकी हौसला अफजाई करनी है और उसको प्यार से साथ लेते हुए चलना है। गलती होती है, कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है, तो सबसे पहले तो हम उसको बुला कर के प्यार से, मेरा मतलब होता है कि मैं उससे पहले गलती का कारण पूछूं कि क्या आप बिल्कुल नेग्लिजेंट तो नहीं थे, और नेग्लिजेंट नहीं थे तो अब इसको करेक्ट कैसे करना उस बारे में सोचो और इस दिशा पे काम करो कि अगर हो गई है गलती तो अब इसका सुधार करो। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे पास आती हैं जो कि गलती भी होती है, कोई बात नहीं, परंतु हम एक परिवार हैं। महाविद्यालय हमीरपुर के सभी कर्मचारी, विद्यार्थी, पेरेंट्स, हम एक परिवार हैं। परिवार में ऊंची नीची बात भी होती है और सभी को खुश भी नहीं कर सकता कभी भी कोई चेयर पे प्रेजेंट प्रिंसिपल, सभी को खुश नहीं किया जा सकता। जो चीज़ 60 लोगों के लिए खुशी की होगी वो 2 के लिए ऐसा भी हो जो उनको नाखुश कर दे, परंतु ऐसा नहीं है। वो हम ऐसा नहीं समझते कि 2 आज नाखुश हुए कल वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्तिगत किसी के साथ भी टसल ना हो। ये हमारी एक पहली माइंड में एक चीज रहती है कि किसी भी इंसान के प्रति हमें बायस्ड होकर के काम नहीं करना है, ना ही इमोशनल होकर के काम करना है। हमें लार्जली फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी के लिए काम करना है। मेरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिनकी मैं कस्टोडियन हूँ, उनके लिए बेस्ट मेरी टीम क्या दे पाए वो मुझे करना है। अगर इसमें कोई नाराज भी होता है तो कोई नहीं, कुछ दिन की नाराजगी होगी, वो कुछ दिन के बाद नाराजगी खत्म हो जाएगी। अच्छा मैडम, एक चीज़ और दिमाग में आ रही है और मुझे विश्वास है कि आप बड़ा बेहतरीन सा जवाब देने वाली हैं कि एक माँ और प्रिंसिपल, इन दोनों में से बेहतर क्या है आप? मैं कहूँगी मुझ में दोनों व्यक्तित्व साइमल्टेनियसली काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली मैडम, बहुत साइमल्टेनियसली लेकर के चलती हूँ मैं दोनों व्यक्तित्व को, और वो दोनों मेरे अंदर एक साथ झलकते हैं। अगर मेरे पास कोई नीडी बच्चा आए, फैकल्टी आए, कर्मचारी आए, तो सबसे पहले तो मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ कि प्रायोरिटी क्या है। अगर प्रायोरिटी इसकी नीड है इस समय,
तो मुझे उसी के लिए काम करना तो कहीं ना कहीं मदरली फिगर अभी भी मेरे महाविद्यालय के एक मैं प्रोफेसर साहिबान हैं जिनकी घरेलू समस्या इतनी गंभीर थी कि मैं उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। तो मैं उनसे हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन बात करती हूँ। वो लेडी यंग लड़की है हमारे महाविद्यालय की जिसकी कोई घरेलू समस्या है और हर दूसरे तीसरे दिन मैं उससे बात करती हूँ और उससे एनकरेज करती हूँ कि यू गो हेड, आपकी प्रायोरिटी वो है, इस समय परिवार देखो, हम हैं यहाँ देखने के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो उसकी जगह जा करके मैं खुद भी वो भूमिका निभाऊंगी जो वो निभा रही है। और उसकी क्लासेस को भी मैंने प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करवाया और ये भी इंश्योर किया कि उसके बच्चे जो कॉलेज आ रहे हैं वो अनअटेंडेड ना जाएं, उनका भी लॉस ना हो। इसलिए मैंने दूसरे विभागों से भी प्रोफेसर बुलाए, उनको बोला कि आप इन बच्चों को अपने साथ एसोसिएट करो, इनकी क्लासेस लो। एट द सेम टाइम मैं उसको भी मदरली पुशअप देती हूँ कि तुमने घबराना नहीं है, ऐसी समस्याएं आया करती हैं, बहुत बढ़िया, ऐसी समस्याएं आया करती हैं। एक चीज़ और है, जब क्योंकि माँ शब्द ही ऐसा होता है, आपने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया जिसको मैं सोच भी रहा था कि कुछ ऐसा ही जवाब मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी ऐसे सिस्टम को चलाने के लिए जब तक मदरली बिहेवियर नहीं होगा, और बच्चों को तो खैर स्वाभाविक सी बात है। मैडम एक चीज़ दिमाग में मेरे ये आ रही है कि जिस समय आपने एज ए प्रिंसिपल या एज ए प्रोफेसर जब आप घर पहुंचती है, एक माँ का कर्तव्य होता है, तो उस समय बच्चों को खिलाने पिलाने का या खाना बनाने में कितना मज़ा आता है? देखिए वो भी मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है जो मुझे निभानी है और मैं उसको भी बेखूबी पूरा अपना फुल देती हूँ 100% कि मेरे बच्चे भी किसी तरह से इग्नोर ना हो, घर का कार्य भी किसी तरह से इग्नोर ना हो। मैं एक मदर भी हूँ, एक डॉटर भी हूँ, एक सिस्टर भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ, सिस्टर इन लॉ भी हूँ और रिलेशनशिप भी हैं फैमिली के जो मैं सभी साइमल्टेनियसली निभाती हूँ। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज भी चाहे मैं बच्चे अमेरिका में हैं, उनको सुलाना और उठाने का काम मैं ही करती हूँ। अभी इस स्टूडियो में आने से पहले मैंने वहाँ से फ़ोन किया है क्योंकि मेरी बेटी को उठना था अपने काम करने के लिए, तो मैंने उसको पहले उठाया, फिर मैं अंदर आके मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया। तो यहाँ से भी पूरी एनकरेजमेंट, जब वो भी टेंशन में होते हैं अपने कार्य को लेकर के, तो फुल सपोर्ट उनके साथ भी स्पीकर पे रख के, कभी फेस टाइम पे, कभी वीडियो कॉल पे, उनको ऐसा महसूस ना हो कि वो अकेले हैं, तो उनके लिए कभी लेना कभी छोड़ना। जब वो यहाँ थे तब भी उनके लिए क्या भी मैं हेल्प कर सकती थी वो मैंने उनके लिए पूरी की है। यानी कि राइट फ्रॉम द डे वन स्मॉल ABC से लेकर के और आज तक किसी भी तरह की कोई कमी मैंने अपने बच्चों को गाइड करने में, घरेलू कार्य में कभी कंप्रोमाइज़ मैंने नहीं किया और मैं उसमें अपना फुल देती हूँ, 100% देती हूँ एंड आई एन्जॉय दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मुझे बोझ लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है उन सभी कार्यों को करने में भी। मेहमान भी घर में आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं अच्छी होस्ट भी बनना चाहती हूँ, तो मैं किसी तरह की कमी उस एरिया में भी नहीं छोड़ती हूँ। जी 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 मैडम, बहुत बढ़िया आपने अपने बारे में बताया। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है और बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल, और माँ तो खैर अपने आप में कविता है और आपकी बातों से भी कहीं ना कहीं काव्य ही लग रहा है मुझे तो। क्योंकि देखिए कॉलेज से घर जाना, और जैसे कि अभी आपने बताया कि स्टूडियो में एंटर करने से पहले आपने मीडिया को जगाया, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और माँ तो खैर कभी भी नहीं थकती है, स्वाभाविक आप भी नहीं कभी भी थकते हैं, और माँ तो माँ होती है, माँ कभी नहीं थकती। वैसे बनती जा रही है, बिल्कुल। कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती, फिर घर आकर बड़े प्यार से अपने नन्हे बच्चों को सुलाती। बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया सी बात है मैडम। और कोई विशेष संदेश आप देना चाहेंगे अपने इन दर्शकों को कि इस प्रोफेशन में जाना हो, या जो भी आपको बात अच्छी लगी, एक संदेश आपकी तरफ से? मेरा संदेश खास तौर से युवाओं के लिए रहेगा कि अपने आप को कैरियर के लिए फोकस करें, ओरिएंट करें और अपनी दिशा जो है सही दिशा पर आप कार्य करें। कभी किसी की बातों में आकर के शॉर्ट टाइम गेन में कभी भी कोई गलती ना करें। आपका व्यक्तित्व आप एक अपने आप बनाने वाले हैं, अपना कैरियर आप खुद बना सकते हैं। जब तक इनर मोटिवेशन नहीं होगी, सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगी, तब तक कोई भी कॉलेज, कोई भी अध्यापक, कोई भी पेरेंट
पेरेंट्स बच्चे का कैरियर नहीं बना सकते। तो मैं एक समाज के लिए भी हल्का सा संदेश देना चाहूँगी कि खास तौर से युवाओं से दिल से जुड़े रहिए, उसका पल पल आप उनके साथ चलें, एक दिशा उनके साथ दिशा निर्देश देते रहें, उन्हें गाइड करते रहें, कभी भी अकेला ना छोड़ें। समय सभी की ज़िंदगी में ऐसा भी आता है जब वो किसी टेंशन में होते हैं, संघर्ष में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उससे उभारना है, ना कि उसे अकेले छोड़ना है। अगर एक भूमिका पेरेंट्स भी, सोसाइटी भी अपनी पूरी तरह से निभाएगी तो आई एम श्योर कोई भी बच्चा दिशाविहीन नहीं होगा। तो मेरा ये हाथ जोड़ के गुजारिश है सभी बच्चों से। मेरे महाविद्यालय में भी 4717 आज की डेट में स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट संकाय में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि कृपया कृपया और कृपया एक सही दिशा में चलें, गलत दिशा को कभी ना अपनाएं, कभी भी शॉर्ट टाइम गेन में मेजर कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर जो चीज़ संघर्ष से ली जाती है वो आपके साथ ज़िंदगी भर चलती है। जल्दबाजी में ली गई चीज़ 1-2 दिन ही साथ देती है, उसके बाद वो आपको बहुत कष्ट देती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैडम। दर्शकों देखिए क्या होता है, किसी भी व्यक्तित्व को, किसी भी व्यक्ति को, एक खास व्यक्तित्व को या एक लेजेंडरी पर्सन को कुछ मिनटों में, कुछ पलों में, कुछ घंटों में समेटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आज हमने कोशिश की है अंजू मैम से बात करने की, और मुझे पूरा यकीन है कि मैडम के अच्छे विचार और अच्छी शिक्षा, जैसे उन्होंने बताया, अपना स्ट्रगल में बताया, और बहुत सारी चीज़ें, एक माँ का रूप, एक प्रोफेसर का रूप, एक प्रिंसिपल का रूप, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कही हैं। उनसे कहीं ना कहीं हम सभी को हेल्प मिलती है अपना जीवन जीने के लिए। तो समय की कमी के कारण अब हम इजाज़त चाहेंगे, और मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आए। धन्यवाद मुझे ये सुअवसर देने के लिए, ताकि मैं देवभूमि मिरर चैनल में अपने विचार पेश कर पाई और दर्शकों से रूबरू हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजू मैम के धन्यवाद के साथ मेरा थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं जल्द ही द लीजेंड शो। नमस्कार। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।